दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मैं दिल्ली के पास गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं। मेरी जिंदगी भी ज्यादातर लोगों जैसी ही है, सुबह 9 बजे ऑफिस जाना और शाम को थक हार कर घर लौटना। लेकिन मुझ में एक जुनून है और वो है घूमने फिरने का। नई नई जगहों पर जाना, नई चीजों को देखना मुझे बहुत पसंद है। खासकर अपने दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पर जाने का मजा ही कुछ और होता है। मेरे 4 जिगरी दोस्त हैं, साहिल, विक्की, मोहित और तरुण। हम पांचों कॉलेज के दिनों से ही साथ हैं और हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। हम सब अपनी अपनी जॉब में सेट हो गए थे, लेकिन हमने एक नियम बनाया था कि साल में एक बार हम सब मिलकर कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाएंगे। इस बार हम लोगों ने राजस्थान जाने का फैसला किया। हमारा प्लान था कि हम साहिल की गाड़ी से जैसलमेर तक जाएंगे। हम सब ने अपने अपने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टियां भी ले ली थी। मैं इस ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित था, क्योंकि मैंने राजस्थान के रेगिस्तान और पुराने किलों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम सुबह सुबह ही गुड़गांव से निकल पड़े। साहिल गाड़ी चला रहा था, विक्की अपनी मजाकिया बातों से सबको हंसा रहा था और हम सब जोर जोर से गाने गाते हुए जा रहे थे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। शाम होते होते हम राजस्थान की सीमा में दाखिल हो चुके थे। हाईवे बहुत शानदार था और गाड़ी मक्खन की तरह चल रही थी। मोहित, जो हम सब में थोड़ा समझदार था, उसने कहा कि हमें रात होने से पहले किसी बड़े शहर जैसे जयपुर या अजमेर में रुक जाना चाहिए। लेकिन हम सब उस वक्त जोश में थे। साहिल ने कहा, अरे नहीं यार, रात में गाड़ी चलाने का मजा ही अलग है। हम रात भर गाड़ी चलाएंगे और सुबह तक जैसलमेर के पास पहुंच जाएंगे। हम सब मोहित को छोड़कर उसकी बात से सहमत हो गए। शायद यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। दोस्तों, रात के करीब 1 या 1:30 बज रहे होंगे। हम एक ऐसे हाईवे पर पहुंच चुके थे जो बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक न कोई दूसरी गाड़ी नजर आ रही थी और न ही कहीं कोई रोशनी। बस हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स ही उस घने अंधेरे को चीर रही थी। तभी अचानक हमारी गाड़ी को एक जोर का झटका लगा। कुछ आवाज आई और गाड़ी हाईवे के बीच में ही बंद पड़ गई। साहिल ने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। हम पांचों घबराकर गाड़ी से नीचे उतरे। साहिल ने बोनट खोलकर देखा, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। हम बुरी तरह से उस सुनसान सड़क पर फंस चुके थे। चारों तरफ इतना घना अंधेरा था कि कुछ सूझ नहीं रहा था। हम सब ने अपने अपने मोबाइल निकालकर देखे, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था कि हम किसी को मदद के लिए बुला सकें। वो मंजर आज भी जब मैं याद करता हूं तो मेरी हालत खराब हो जाती है। हम सब बहुत परेशान थे कि इस वीरान सड़क पर हम पूरी रात कैसे गुजारेंगे। अभी हमें वहां फंसे हुए आधा घंटा ही बीता होगा कि हमें सड़क पर कुछ दूरी पर अपनी ही तरफ कोई आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो हम सब डर गए, लेकिन जब वो साया थोड़ा और करीब आया तो हमने देखा कि वो एक लड़की थी। इतनी रात को एक अकेली लड़की को उस सुनसान सड़क पर देखकर हम सब हैरान रह गए। उसने पारंपरिक राजस्थानी कपड़े यानी घाघरा चोली पहनी हुई थी और सिर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। वो हमारे पास आकर रुकी। हम सब चुपचाप उसे ही देख रहे थे। विक्की ने हिम्मत करके उससे पूछा, जी आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आसपास कोई मदद मिल सकती है? कोई मैकेनिक या कोई गांव? उस लड़की ने बहुत ही शांत और धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने कहा, हाँ, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरा गांव है, वहां आपको मदद मिल जाएगी। हमारे गांव में एक मैकेनिक रहता है जो आपकी गाड़ी ठीक कर सकता है। उसकी बात सुनकर हम सबकी जान में जान आई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। तरुण ने पूछा, लेकिन हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? गांव कितनी दूर है? लड़की ने सड़क से नीचे एक तरफ इशारा करते हुए कहा, गांव तक जाने का रास्ता यहां से कटता है। वो एक कच्चा रास्ता है, इसलिए हमें पैदल ही चलना होगा। ज्यादा दूर नहीं है, बस 20-25 मिनट लगेंगे। हम सब राजी हो गए। हमें लगा कि गाड़ी के पास रुकने से अच्छा है कि किसी गांव में चलकर मदद मांगी जाए। हम सब ने गाड़ी को वहीं सड़क किनारे अच्छे से लॉक किया, अपने बैग उठाए और उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़े। वो लड़की हमें हाईवे से नीचे एक कच्चे रास्ते पर ले गई। वो रास्ता बहुत अजीब था। दोनों तरफ सिर्फ कंटीली झाड़ियां उगी हुई थीं और रास्ता इतना संकरा था कि हम एक एक करके ही चल पा रहे थे। वो लड़की बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, जैसे उसे उस रास्ते की आदत हो। हम लोग लगभग दौड़ते हुए उसके पीछे चल रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब लगना शुरू हो गया था। मैंने नोटिस किया कि वो लड़की एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी, बस चुपचाप आगे बढ़ती जा रही थी।
करीब 20 मिनट तक उस अंधेरे और डरावने रास्ते पर चलने के बाद हमें कुछ घरों की परछाइयां दिखाई दी। हम एक गांव में पहुंच चुके थे, लेकिन दोस्तों, उस गांव में पहुंचकर मैं ठिठक गया। मेरे कदम वहीं रुक गए। पूरे गांव में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक भी घर में जरा सी भी रोशनी नहीं जल रही थी। हवा भी जैसे रुक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई इंसान आया ही ना हो। वो लड़की एक बड़े से दिखने वाले टूटे फूटे घर के सामने रुकी। उसने उस घर की तरफ इशारा किया और कहा, तुम लोग यहां इंतजार करो, मैं मैकेनिक को बुलाकर लाती हूं। इतना कहकर वो लड़की हमारे देखते ही देखते बगल की एक अंधेरी गली में मुड़ी और हमारी आंखों से ओझल हो गई। हम पांचों दोस्त उस वीरान घर के सामने खड़े थे। हमें बहुत अजीब लग रहा था। मोहित ने घबराई हुई आवाज में कहा, रोहन, मुझे यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। उस गांव की हवा में कुछ ऐसा था जिसने हम सबको अंदर तक डरा दिया था। हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम आखिर किस जगह पर आ गए हैं और वो लड़की वापस आएगी भी या नहीं। दोस्तों, हम पांचों दोस्त उस अंधेरी वीरान गली के मुहाने पर खड़े थे जहां वो लड़की गायब हुई थी। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन न तो वो लड़की वापस आई और न ही कोई मैकेनिक। उस गांव की खामोशी अब हमें डराने लगी थी। हमारे कानों में सन्नाटे की आवाज गूंज रही थी। विक्की, जो हम सब में सबसे ज्यादा मजाकिया था, वो भी अब बिल्कुल चुप हो गया था। उसके चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था। साहिल ने अपनी घड़ी देखी और कहा, यार 15 मिनट हो गए हैं, वो अब तक वापस क्यों नहीं आई? तरुण ने घबराई हुई आवाज में कहा, मुझे लगता है वो लड़की हमसे मजाक कर रही थी। यहां कोई नहीं रहता, तुम लोग देखो तो सारे घर टूटे पड़े हैं। मोहित, जो पहले से ही इस जगह को लेकर परेशान था, बोला, मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं है। हमें वापस हाईवे पर चलना चाहिए। हम गाड़ी में ही सुबह का इंतजार कर लेंगे। मैं भी मोहित की बात से सहमत था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं सोच रहा था कि अगर वो लड़की सच में मदद लेने गई हो और हम चले गए तो ठीक नहीं होगा, पर साथ ही इस वीरान गांव में एक पल और रुकना मुझे सही नहीं लग रहा था। हम सब एक अजीब सी कश्मकश में थे। हम लोग वापस मुड़ने का फैसला कर ही रहे थे कि तभी मेरी नजर उस गली के अंदर थोड़ी दूरी पर गई। मुझे लगा जैसे किसी घर की खिड़की से किसी ने हमें झांक कर देखा हो। वो बस एक पल के लिए था, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि वो वही लड़की थी। मैंने तुरंत अपने दोस्तों से कहा, रुको, वो रही। मैंने उसे अभी उस घर में देखा। सब लोग मेरी बताई हुई दिशा में देखने लगे। विक्की ने कहा, कहां? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मैंने कहा, नहीं यार, मैं सच कह रहा हूं, वो इसी गली में आगे वाले एक घर में है। चलो चलकर देखते हैं। अब मेरे अंदर न जाने कहां से हिम्मत आ गई थी। मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहता था, या शायद उस वीरान गांव का राज मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मेरे दोस्त पहले तो झिझके, लेकिन जब मैंने उस गली की तरफ कदम बढ़ाए तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ गए। आखिरकार हम एक दूसरे को इस डरावनी जगह पर अकेला नहीं छोड़ सकते थे। हम अपने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर उस संकरी और अंधेरी गली में आगे बढ़े। दोनों तरफ टूटे फूटे घर थे, जिनकी छतें गिर चुकी थीं और दीवारों पर बड़ी बड़ी झाड़ियां उग आई थीं। उस जगह को देखकर ही लग रहा था जैसे यहां बरसों से कोई नहीं रहता। थोड़ा आगे जाने पर हमें वो घर दिखाई दिया जिसका जिक्र मैंने किया था। वो घर बाकी घरों के मुकाबले थोड़ी बेहतर हालत में था, हालांकि वो भी वीरान ही लग रहा था। उस घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। हम सब दरवाजे के बाहर रुक गए। मोहित ने फिर से कहा, रोहन, रहने दे यार, किसी के घर में ऐसे घुसना ठीक नहीं है। मैंने कहा, दरवाजा खुला है, शायद वो लड़की हमें अंदर ही बुला रही हो। हम बस मैकेनिक के बारे में पूछकर वापस आ जाएंगे। मैंने हिम्मत करके दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा एक अजीब सी आवाज करता हुआ पूरा खुल गया। हम सब एक एक करके उस घर के अंदर दाखिल हुए। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। घर की खस्ता हालत हो चुकी थी। दीवारों पर काफी गहरी दरारें हमें नजर आ रही थीं। जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर भी सालों से बंद पड़ा हो। हमने आवाज लगाई, कोई है? मैडम, आप यहीं हैं क्या? लेकिन हमारी आवाज उस खाली घर में गूंज कर रह गई। कोई जवाब नहीं आया। घर के अंदर एक और कमरा था। मैंने उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। मेरे दोस्त भी मेरे ठीक पीछे थे। अब जैसे ही हम लोग दूसरे कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, हमें बहुत ही भयानक बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी गंदी थी कि एक पल के लिए मेरा दम घुटने लगा। हम सब ने अपने अपने नाक पर हाथ रख लिया। तरुण ने कहा,
ये कैसी सड़ी हुई गंध है, चलो यहां से बाहर चलते हैं। लेकिन मैं रुक गया। मैं जानना चाहता था कि यह बदबू कहां से आ रही है। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट को उस कमरे के अंदर चारों तरफ घुमाया। दोस्तों, जैसे ही मेरे मोबाइल की फ्लैशलाइट की रोशनी उस पूरे कमरे में पड़ी जो हम पांचों ने देखा, उसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। हम सब डर के मारे थर थर कांपने लग गए। वो नजारा इतना भयानक था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उस पूरे कमरे की छत से इंसानी धड़ लटके हुए थे। हाँ दोस्तों, लगभग 10-12 लाशें उस छत से लटकी हुई हमें नजर आ रही थीं। उन सभी लाशों की खाल पूरी तरह से निकली हुई थी और किसी का भी सर धड़ से जुड़ा हुआ नहीं था। उस कमरे का फर्श पूरी तरह से खून से सना हुआ था। हम पांचों की डर के मारे घिघी बंद गई थी। हम हिल भी नहीं पा रहे थे। हम अपनी मौत को अपने सामने देख रहे थे। तभी साहिल, जो मेरे बगल में खड़ा था, उसकी नजर छत पर एक कोने में गई। उसने कांपते हुए हाथ से ऊपर की तरफ इशारा किया। अब जैसे ही हम सब ने उसके इशारे को देखकर ऊपर की तरफ देखा, हमारे तो होश ही उड़ गए। उस छत पर एक भयानक दिखने वाली औरत किसी छिपकली की तरह चिपकी हुई थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और वो हमें ही घूर रही थी। ये वही औरत थी जिसे हम वो लड़की समझ रहे थे। अब कुछ ही पल में वो औरत रेंगना बंद कर देती है और हमें देखकर घूराने लगती है। हम समझ गए थे कि अब यह हम पर हमला करने वाली है। हम सब बुरी तरह से उस कमरे में फंस चुके थे। दोस्तों, हम पांचों दोस्त उस भयानक मंजर को देखकर जैसे जिंदा लाश बन गए थे। हमारी हिलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो औरत या जो भी वो बला थी, अभी भी छत से चिपकी हुई हमें घूर रही थी और उसके घुर्राने की आवाज उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। हम सब जानते थे कि अगर हम एक पल भी और वहां रुके तो हमारा हश्र भी उन लटकी हुई लाशों जैसा ही होगा। तभी उस औरत ने एक जोर की चीख मारी जो इतनी भयानक थी कि हमारे कान सुन्न पड़ गए। उस चीख के साथ ही वो बहुत तेजी से छत पर रेंगती हुई हमारी तरफ बढ़ी। बस उसका वो चीखना था कि हम सब के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। हम सब एक साथ भागो चिल्लाते हुए पीछे की तरफ पलटे, उसी दरवाजे की तरफ जिससे हम अंदर आए थे। साहिल सबसे आगे था। उसने दरवाजे को धकेलकर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। हम सब बारी बारी से दरवाजे पर जोर जोर से हाथ पैर मारने लगे, लेकिन वो दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। पीछे से उस चुड़ैल के रेंगने की आवाज और करीब आती जा रही थी। हम सब बुरी तरह से डर गए थे। हमें लग रहा था कि बस आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी मोहित की नजर उस कमरे में एक खिड़की पर पड़ी जो टूटी हुई थी। उस खिड़की में शीशे नहीं थे, बस एक खाली चौखट थी। मोहित ने चिल्लाकर कहा, वो खिड़की, वहां से कूदो। हम सबको बचने का एक ही रास्ता नजर आ रहा था। विक्की सबसे पहले उस खिड़की की तरफ लपका और बिना कुछ सोचे समझे उससे बाहर कूद गया। उसके पीछे पीछे तरुण और साहिल भी कूद गए। अब मैं और मोहित ही बचे थे। वो चुड़ैल लगभग हमारे ऊपर पहुंच ही चुकी थी। मैंने मोहित को धक्का देते हुए कहा, तू कूद जल्दी। मोहित खिड़की से बाहर कूदा और आखिर में मैंने भी अपनी पूरी जान लगाकर उस खिड़की से बाहर की तरफ छलांग लगा दी। हम पांचों उस घर के बाहर जमीन पर गिरे पड़े थे। हमें छोटी मोटी चोटें भी आई थीं, लेकिन उस वक्त हमें किसी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। हम बस हाँफ रहे थे। किसी तरह हमारी जान उस मौत के कमरे से बच गई थी। अभी हम उठने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी हमें उस घर के अंदर से, उसी खिड़की से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। वो उसी चुड़ैल की हंसी थी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि हमारी रूह कांप गई। हम समझ गए थे कि हम अभी भी उस खतरे से बाहर नहीं निकले हैं। हम अभी भी उसी भूतिया गांव में थे। साहिल ने फुसफुसाते हुए कहा, उठो, यहां से भागो जल्दी। हम सब उठे और जिस गली से आए थे उसकी उल्टी दिशा में भागने लगे। हम उस घर से बस दूर जाना चाहते थे। हम नहीं जानते थे कि हम कहां जा रहे हैं, बस भाग रहे थे। भागते भागते हम गांव के एक खुले हिस्से में पहुंच गए, जो शायद उस गांव का चौक, स्क्वायर रहा होगा। हम सब एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गए ताकि किसी को हम दिखाई न दें। हम सब बुरी तरह से हाँफ रहे थे और डर के मारे कांप रहे थे। दोस्तों, हम उस दीवार के पीछे छुपे हुए थे और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी हमें बहुत ज्यादा लोगों की धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे काफी लोग हमारे इर्द गिर्द हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ये बहुत अजीब था क्योंकि यह गांव तो पूरी तरह से वीरान था। मैंने डरते डरते उस टूटी दीवार के ऊपर से झांककर
उस चौक की तरफ देखा। दोस्तों, जो मैंने देखा उसके बाद मेरी हिम्मत ने पूरी तरह से जवाब दे दिया। उस चौक में जहां हम थोड़ी देर पहले वीराना देख रहे थे, वहां अब काफी तादाद में आदमी, औरतें और बच्चे बैठे हुए थे। लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो सब परछाइयों जैसे लग रहे थे, धुंधले और अजीब से। उन सबको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी दावत की तैयारी की जा रही हो, क्योंकि उनमें से कुछ के सामने बड़े बड़े बर्तन दिख रहे थे और उन बर्तनों में से धुआं निकल रहा था। वो सब प्रेत थे। वो पूरा गांव प्रेतों से भरा हुआ था। मैं वापस दीवार के पीछे छिप गया। मैंने कांपते हुए अपने दोस्तों को बताया। मोहित ने मेरी बात सुनकर कहा, मैंने कहा था ना, वो लड़की हमें यहां फंसाने लाई थी। ये पूरा गांव एक जाल है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये सब मेरी ही गलती थी। अगर मैं उस लड़की के पीछे जाने की जिद न करता तो आज हम सब यहां मौत के मुंह में न फंसे होते। हमें पता चल चुका था कि हम यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकते। पीछे की तरफ वो चुड़ैल थी और आगे की तरफ ये पूरा प्रेतों का जमावड़ा। हम चारों तरफ से घिर चुके थे। दोस्तों, हम सब उस टूटी हुई दीवार के पीछे दुबके हुए थे और हमारी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। मेरी आंखों के सामने बस वो लटकी हुई लाशें और वो छत से चिपकी चुड़ैल घूम रही थी। और अब हमारे सामने वो पूरा गांव प्रेतों से भरा हुआ था। हम बुरी तरह से फंस चुके थे। विक्की, जो डर के मारे कांप रहा था, उसने एक बार फिर हिम्मत करके दीवार के ऊपर से झांका। वो कुछ सेकंड तक उन प्रेतों को घूरता रहा और फिर तेजी से नीचे बैठ गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई, वो जो बर्तन हैं जिनमें से धुआं निकल रहा है, उनके नीचे कोई आग नहीं जल रही है। उसकी ये बात सुनकर हम सबके होश उड़ गए। बिना आग के वो बड़े बड़े बर्तन उबल रहे थे। ये बात साफ थी कि यह सब कुछ अलौकिक था और हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में थे। मैं तो लगभग रोने ही वाला था। मैंने कहा, यह सब मेरी गलती है। मुझे उस लड़की के पीछे नहीं आना चाहिए था। अब हम यहां से कभी जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। तभी मोहित, जो अब तक चुपचाप बैठा सब कुछ सोच रहा था, उसने मेरी बात काटी। उसकी आवाज में डर तो था, लेकिन एक हिम्मत भी थी। वो बोला, रोहन, अभी हिम्मत हारने का वक्त नहीं है। हम यहां मरने के लिए नहीं आए हैं। हमें यहां से निकलना होगा। साहिल ने नाउम्मीद होकर कहा, कैसे निकलेंगे? आगे वो सारे प्रेत हैं और पीछे वो चुड़ैल। मोहित ने कहा, आगे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमें वापस उसी रास्ते पर जाना होगा जहां से हम आए हैं। हमें उस चुड़ैल के घर के पास से होकर ही भागना होगा। यह सुनकर हम सब डर गए। वापस उस घर के पास जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना था। लेकिन मोहित ने अपनी बात जारी रखी। उसने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सब एक साथ यहां से भागेंगे। उन प्रेतों ने हमें अभी तक देखा नहीं है। हम जैसे ही यहां से निकलेंगे वो सब हमारे पीछे आएंगे। लेकिन हम सबको सिर्फ भागते रहना है। वो थोड़ा रुका और फिर उसने हम सब की तरफ बहुत गंभीरता से देखा। और सबसे जरूरी बात, उसने कहा, कोई भी कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। रास्ते में हमें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे सकती हैं। हो सकता है वो हमें हमारे नाम से पुकारें। लेकिन अगर जिंदा रहना चाहते हो तो रुकना मत और न ही पीछे मुड़ना। ये सब छलावा होगा हमें फंसाने के लिए। हम सबको उसकी बात समझ आ गई थी। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। मोहित ने कहा, मैं 3 गिनूंगा। हम सब एक साथ भागेंगे। जिसको जो भी भगवान या दुआ याद है मन में पढ़ना शुरू कर दो। हम सब ने एक दूसरे को देखा, शायद आखिरी बार। 1, 2, 3, भागो। मोहित के चिल्लाते ही हम पांचों उस दीवार के पीछे से निकले और अपनी पूरी जान लगाकर वापस उस अंधेरी गली की तरफ भागे जहां से हम आए थे। दोस्तों, जैसे ही हम भागे, उस चौक में बैठे सारे प्रेतों ने हमें देख लिया। उनके एक साथ चीखने की इतनी भयानक आवाजें आईं कि लगा हमारे कान फट जाएंगे। हमें अपने पीछे सैकड़ों कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव हमारे पीछे भाग रहा हो। हम भागते भागते वापस उस चुड़ैल वाले घर के पास पहुंच गए। मेरी नजर अपने आप उस टूटी हुई खिड़की पर गई जहां से हम कूदे थे। वो भयानक हंसी फिर से मेरे कानों में गूंज गई। हम उस घर को पार करके उस कच्चे कंटीले रास्ते पर आ गए थे जो हमें हाईवे तक ले जाता। हम बुरी तरह हाँफ रहे थे लेकिन रुक नहीं रहे थे। तभी मुझे उस लड़की की आवाज सुनाई दी। वही लड़की जो हमें यहां लाई थी। वो रोते हुए कह रही थी, रोहन, अर्जुन, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी मदद करो।
दोस्तों, वो मेरा नाम नहीं बल्कि अर्जुन नाम ले रही थी। मुझे एक पल के लिए बहुत अजीब लगा, लेकिन मुझे मोहित की बात याद थी। ये एक छलावा था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम सब बस भागे जा रहे थे। वो कच्चा रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी मेरे पीछे भाग रहे तरुण के जोर से गिरने की आवाज आई। वो शायद किसी झाड़ी में फंसकर गिर गया था। उसके बाद मुझे तरुण की चीख सुनाई दी, रोहन, मोहित, रुको, मेरा पैर पकड़ लिया किसी ने, बचाओ। उसकी चीख में इतना दर्द और खौफ था कि वो आवाज असली लग रही थी। वो मेरा भ्रम नहीं लग रहा था। मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए। मैं रुकने और पीछे मुड़कर अपने दोस्त को बचाने के लिए तड़प उठा। दोस्तों, तरुण की वो चीख सुनकर मेरे पैर जमीन में जम गए थे। वो आवाज किसी छलावे जैसी नहीं थी। वो मेरे दोस्त की आवाज थी जो दर्द में था और मदद के लिए पुकार रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं पीछे मुड़कर अपने दोस्त को बचाना चाहता था। मोहित ने जो कहा था वो सब मैं एक पल के लिए भूल गया था। जैसे ही मैं पीछे मुड़ने लगा, मोहित ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मुझे दर्द होने लगा। वो जोर से मुझ पर चिल्लाया, रोहन, पागल मत बन, वो हमें फंसाने का जाल है, पीछे मत देख, भाग। तभी हमें तरुण की आवाज फिर से आई, बचाओ, इसने मेरा पैर पकड़ लिया है। रोहन, मोहित। उसकी आवाज सुनकर हम सब कांप गए, लेकिन मोहित मुझे घसीटते हुए आगे भागा। साहिल और विक्की भी रोते हुए हमारे पीछे भाग रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। अपने जिगरी दोस्त को, जो मेरे साथ हंसता खेलता आया था, उसे इस तरह मौत के मुंह में छोड़कर भागना, यह मेरी जिंदगी का सबसे भयानक और मुश्किल फैसला था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं भाग रहा था। तरुण की वो दर्द भरी चीखें कुछ देर तक हमारा पीछा करती रहीं और फिर धीरे धीरे उन प्रेतों के भयानक शोर में कहीं खो गई। हम चारों बस अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रहे थे। वो कंटीला रास्ता जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमें कई बार झाड़ियों से खरोंचें लगीं। हम गिरे, लेकिन हम रुके नहीं। हमारे पीछे का वो शोर अब भी कम नहीं हुआ था। और फिर न जाने कितनी देर भागने के बाद हमें वो कच्चा रास्ता खत्म होता दिखा। हम चारों लगभग गिरते पड़ते उस रास्ते से बाहर निकले और हाईवे की पक्की सड़क पर आ गिरे। हम सब जमीन पर पड़े जोर जोर से हाँफ रहे थे। हमारे सीने में दर्द हो रहा था, लेकिन हम जिंदा थे। हम उस खौफनाक गांव से बाहर आ गए थे। कुछ देर तक हम वहीं सड़क पर पड़े रहे। जब हमारी सांसें थोड़ी काबू में आईं, तो हम उठे। मोहित ने हम सबको देखा। मैं, साहिल, विक्की और मोहित। विक्की ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तरुण कहाँ है? हम सबने उस अंधेरे रास्ते की तरफ देखा जहां से हम अभी अभी निकले थे। वहां सिर्फ घना अंधेरा था। मोहित का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वो धीमी आवाज में बोला, वो आवाज छलावा नहीं थी, वो सच में फंस गया था। ये सुनते ही हम सब टूट गए। साहिल जोर जोर से रोने लगा। हम उसे वहीं छोड़ आए, हम उसे उन शैतानों के बीच छोड़ आए। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। ये सब मेरी जिद की वजह से हुआ था। अगर मैं उस लड़की के पीछे जाने की जिद न करता, तो आज तरुण हमारे साथ होता। मैं अपने दोस्त का कातिल था। साहिल गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा। ये सब तेरी वजह से हुआ है रोहन, तू ही हमें उस गांव में ले गया था। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, मोहित ने उसे पकड़ लिया। साहिल, ये वक्त लड़ने का नहीं है। हम यहां अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। मोहित की बात सही थी। हम हाईवे पर तो थे, लेकिन हमारी गाड़ी अभी भी खराब थी। हम अभी भी उस भूतिया गांव के ठीक बाहर खड़े थे। तभी विक्की, जो अब तक हमारी गाड़ी को घूर रहा था, उसने डरते हुए कहा, भाई, हम सब ने गाड़ी को लॉक किया था ना? हम सब ने हाँ में सिर हिलाया। विक्की ने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो फिर ड्राइवर के पीछे वाली सीट का दरवाजा खुला कैसे है? हम सब ने देखा। गाड़ी का एक दरवाजा सच में थोड़ा सा खुला हुआ था। दोस्तों, हम चारों उस खौफनाक गांव से, उस कच्चे रास्ते से बाहर निकलकर वापस हाईवे पर आ चुके थे। हम अपनी गाड़ी के पास खड़े थे, वही गाड़ी जो हमें यहां इस मुसीबत में फंसा कर गई थी। लेकिन उस वक्त उस गाड़ी के पास होना ही हमें दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लग रहा था। हम सब हाँफ रहे थे। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। हम जिंदा थे। तरुण को खोने का गम बहुत ज्यादा था, लेकिन उस वक्त जो सबसे बड़ी सच्चाई थी, वो यह थी कि हम उस जहन्नुम से बाहर आ गए थे। जल्दी गाड़ी में बैठो, मोहित ने हाँफते हुए कहा। यहां एक पल भी रुकना ठीक नहीं है।
हम सब जल्दी से अपनी अपनी सीट की तरफ बढ़े। साहिल ने अपनी जेब से चाबी निकाली और कांपते हाथों से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी विक्की, जो मेरे बगल में खड़ा था, वो जैसे जम गया। वो बस सामने गाड़ी को घूर रहा था। क्या हुआ? मैंने उससे पूछा। चल अंदर बैठ। विक्की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी कांपती हुई उंगली से गाड़ी के एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो दरवाजा, वो बस इतना ही बोल पाया। दोस्तों, विक्की की वो बात सुनकर हम चारों जैसे जम गए। हमारी नजरें उस थोड़े से खुले हुए दरवाजे पर टिकी थीं। ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट का दरवाजा, जहां मैं बैठता था, वो बस थोड़ा सा खुला हुआ था। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम सब जानते थे कि हमने गाड़ी को अच्छी तरह से लॉक किया था। मुझे याद था, उस लड़की के पीछे जाने से पहले साहिल ने 2 बार रिमोट से गाड़ी को लॉक किया था और हमने वो आवाज भी सुनी थी। फिर यह दरवाजा, ये अपने आप कैसे खुल सकता था? चारों तरफ वही मौत जैसा सन्नाटा था। हाईवे पूरा सुनसान था। दूर दूर तक कोई नहीं था। हम सब डर के मारे कांप रहे थे। हम गाड़ी से कुछ कदम दूर ही रुक गए। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गाड़ी के पास जाए। साहिल ने घबराई हुई आवाज में कहा, उसके अंदर कुछ है। वो उस गांव से बाहर आ गए हैं। वो हमारा पीछा करके यहां तक आ गए हैं। साहिल की बात सुनकर विक्की तो जैसे रोने ही वाला था। नहीं, ऐसा मत बोल भाई। हम बच गए हैं। हम यहां से निकल जाएंगे। लेकिन हम सब जानते थे कि हम खुद को तसल्ली दे रहे थे। मैं जानता था कि हम सब एक ही बात सोच रहे थे। क्या उस गाड़ी के अंदर वो चुड़ैल बैठी हमारा इंतजार कर रही थी, या तरुण की लाश? ये ख्याल आते ही मेरी हालत खराब हो गई। मैं थर थर कांपने लग गया था। हमें देखना होगा, मोहित ने कहा। उसकी आवाज भी कांप रही थी, लेकिन वो हम सब में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला था। हम ऐसे यहां खड़े नहीं रह सकते। अगर हम यहां खड़े रहे तो वो हमें वैसे भी मार डालेंगे। मोहित ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। दोस्तों, उस वक्त हमें अपने मोबाइल की वो छोटी सी रोशनी ही सबसे बड़ा सहारा लग रही थी। मोहित ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं देखकर आता हूं। नहीं मोहित, अकेले मत जा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। तो क्या करें, सब साथ चले? अगर उसने हमला कर दिया तो? यहीं रुको। अगर कुछ हुआ तो तुम लोग वापस उस गांव की तरफ नहीं, हाईवे पर भागना, मोहित ने कहा। वो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाता हुआ उस दरवाजे की तरफ गया। हम तीनों अपनी सांसें रोके उसे देख रहे थे। मेरी आंखों के सामने वही घर वाला मंजर घूम रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे ही मोहित उस दरवाजे को हाथ लगाएगा, अंदर से कोई भयानक चीज उस पर झपट्टा मारेगी। मोहित दरवाजे के पास पहुंचा। वो एक पल के लिए रुका। उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसने हिम्मत करके दरवाजे को एक झटके में पूरा खोल दिया। दरवाजा पूरा खुल गया। मोहित ने तुरंत अपने मोबाइल की लाइट को पूरी गाड़ी के अंदर घुमाया। क्या है अंदर? साहिल जोर से चिल्लाया। मोहित ने लाइट को आगे की सीटों पर, फिर पीछे की सीटों पर। सब कुछ वैसा ही था जैसा हम छोड़कर गए थे। हमारे बैग वैसे ही पड़े थे। कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें, सब कुछ वैसा ही था। गाड़ी खाली थी। कुछ नहीं है, मोहित ने राहत की सांस लेते हुए कहा। गाड़ी खाली है। उसकी आवाज सुनकर हम तीनों भी डरते डरते गाड़ी के पास आए। हमने भी अंदर झांक कर देखा। सच में गाड़ी पूरी तरह से खाली थी। विक्की ने कहा, शायद हम ठीक से लॉक करना भूल गए होंगे जल्दी में। हाँ, यही हुआ होगा। साहिल ने भी उसकी बात का साथ दिया। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते थे कि यह सच नहीं था। हम सब जानते थे कि साहिल ने गाड़ी लॉक की थी, पर उस वक्त इस झूठ को मान लेने में ही हमारी भलाई थी। हम सब बस वहां से निकलना चाहते थे। जो भी है, जल्दी बैठो, मोहित ने कहा। हम सब अपनी अपनी सीटों पर बैठने ही वाले थे कि तभी मोहित की नजर पीछे की सीट पर जमीन पर पड़ी, जहां पैर रखते हैं वहां पर। वो कुछ देर उस चीज को घूरता रहा। वो एकदम से चुप हो गया था। क्या हुआ मोहित? मैंने पूछा। अब क्या देख रहा है? मोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उस चीज को घूरता रहा जो जमीन पर पड़ी थी। फिर वो नीचे झुका। उसने जमीन से कुछ उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। दोस्तों, जब उसने वो चीज हमें दिखाई तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तरुण का चश्मा था। वही चश्मा जो तरुण हमेशा पहने रहता था। वही चश्मा जिसके बिना उसे कुछ साफ नहीं दिखता था।
वो यहां गाड़ी के अंदर जमीन पर पड़ा था। ये कैसे हो सकता था? वो तो गांव में जब वो गिरा था, जब उन प्रेतों ने उसे पकड़ा था, वो तो वहां, ये चश्मा यहां गाड़ी के अंदर कैसे आ सकता था? इसका मतलब वो प्रेत या तरुण वो इस गाड़ी के अंदर आया था, वो यहां बैठा था। ये ख्याल आते ही हम सब जैसे पागल हो गए। साहिल वो चश्मा देखकर जोर जोर से रोने लगा। वो अपने बाल नोचने लगा। वो उसे ले आए, वो उसे यहां ले आए थे। वो हमारे साथ खेल रहे हैं। वो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हमें मार डालेंगे। वो मेरी तरफ घूमा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। उसने एक झटके में मेरा कॉलर पकड़ लिया। ये सब तेरी वजह से हुआ है रोहन, सिर्फ तेरी वजह से। तू ही जिद कर रहा था उस लड़की के पीछे जाने की। तूने मेरे दोस्त को मार दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मुझे जोर जोर से झिंझोड़ने लगा। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता, उस वक्त मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। मैं क्या कहता? वो सच कह रहा था। अगर मैं उस लड़की की खूबसूरती के पीछे पागल ना होता, अगर मैं जिद ना करता, तो आज तरुण हमारे साथ होता। मैं अपने दोस्त का कातिल था। साहिल, छोड़ उसे। मोहित ने हम दोनों को जबरदस्ती अलग किया। पागल हो गया है क्या? ये लड़ने का वक्त नहीं है। हम अभी भी उस गांव के बाहर खड़े हैं, वो हमें देख रहे होंगे। मोहित की बात सुनकर साहिल को जैसे होश आया। उसने मुझे एक आखिरी नफरत भरी नजर से देखा और फिर भागकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। हम भी जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ गए। मैं और विक्की पीछे बैठे, मोहित आगे साहिल के साथ। साहिल ने कांपते हाथों से चाबी लगाई और उसे घुमाया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने फिर से कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। बस एक खामोशी थी, वही खामोशी जो उस गांव में थी। स्टार्ट हो जा, प्लीज स्टार्ट हो जा, वो रोते हुए बड़बड़ा रहा था। वो बार बार चाबी घुमा रहा था, लेकिन गाड़ी में कोई हरकत नहीं हो रही थी। हम सब ने उम्मीद छोड़ दी थी। हम समझ गए थे कि यह सब उनका जाल था। वो प्रेत हमें यहां से जाने नहीं देंगे। वो चाहते थे कि हम यहीं गाड़ी के पास रहें, जब तक कि वो हमारा शिकार करने के लिए बाहर ना आ जाए। हम फंस गए, विक्की ने रोते हुए कहा। हम यहीं मर जाएंगे। साहिल ने गुस्से में अपनी पूरी ताकत से अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर दे मारा। और तभी दोस्तों, जैसे कोई मजाक हुआ हो, गाड़ी की हेडलाइट्स अपने आप जल उठी और इंजन की आवाज आई। गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। हम सब कुछ सेकंड तक हैरानी से उस आवाज को सुनते रहे। हम सब जम गए थे। यह कैसे हो सकता था? मोहित जोर से चिल्लाया, सोचो मत, यह हमारा आखिरी मौका है। साहिल, गाड़ी भगा, जल्दी बैठो। मैं, विक्की और मोहित, हम तीनों जो अभी अभी गाड़ी से बाहर निकले थे, फटाफट गाड़ी में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। साहिल ने बिना एक पल गंवाए गियर डाला और गाड़ी का एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। गाड़ी के टायर जमीन पर घूमे और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी। साहिल ने गाड़ी को पूरी रफ्तार से हाईवे पर भगा दिया। हम सब खामोश थे। गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो कच्चा रास्ता, वो अंधेरा, सब पीछे छूट रहा था। हमने उस भूतिया गांव को, उस कच्चे रास्ते को मीलों पीछे छोड़ दिया था। गाड़ी के अंदर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हम सब रो रहे थे, तरुण के लिए, हमारे साथ जो हुआ उसके लिए, लेकिन हम जिंदा थे। मैं पीछे वाली खिड़की से उस घने अंधेरे को देख रहा था, जो अब हमसे दूर जा रहा था। मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। मुझे लगा जैसे हम उस बुरे सपने से बच निकले हैं। लेकिन दोस्तों, शायद मैं बहुत गलत था। गाड़ी में बहुत ज्यादा खामोशी थी। हम में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बस इंजन की आवाज और हमारे सांस लेने की आवाज आ रही थी। साहिल अब भी गाड़ी को 120 से ऊपर की रफ्तार पर भगा रहा था। मुझे अचानक फिर से वही ठंड महसूस होने लगी, वही ठंड जो मुझे गाड़ी के बाहर महसूस हुई थी। मैंने देखा, ऐसी तो बंद था, और फिर मुझे वही सड़ी हुई घिनौनी बदबू आई। वही बदबू जो उस घर के अंदर उन लाशों के पास से आ रही थी। तभी विक्की, जो मेरे बगल में बैठा था और आंखें बंद किए हुए था, उसने बहुत ही कांपती हुई, दबी हुई आवाज में कहा, रोहन। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया था। वो कांपना बंद हो गया था। वो पत्थर बन गया था और वो सामने डैशबोर्ड के ऊपर लगे शीशे, रियर व्यू मिरर में देख रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या देख रहा है? उसने अपनी कांपती हुई उंगली से शीशे की तरफ इशारा किया और बस धीरे से कहा, शीशे में देख। दोस्तों,
मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस शीशे में देखूं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे अपनी नजरें उठाईं और उस शीशे में देखा। शीशे में हमें 5 लोग दिखाई दे रहे थे। मैं, विक्की, साहिल, मोहित, और हमारे बीच में पीछे की सीट पर, ठीक मेरे और विक्की के बीच में, तरुण बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, मेरी आंखें उस शीशे पर जमी हुई थी। मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरी सांसें जैसे रुक गई थीं। वो तरुण ही था। वो हमारे बीच में पीछे वाली सीट पर बैठा था, ठीक वैसे ही जैसे वो ट्रिप की शुरुआत में बैठा था। लेकिन वो तरुण नहीं था। उसकी वो मुस्कान किसी इंसान की नहीं थी। वो बहुत चौड़ी थी। उसके होंठ जैसे कानों तक खींचे जा रहे थे और उसकी आंखें बिल्कुल खाली और काली थीं। उनमें कोई जिंदगी नहीं थी, बस एक अंधेरा था। उसकी गर्दन, जो शायद उन प्रेतों ने तोड़ दी थी, वो एक अजीब से एंगल पर लटकी हुई थी। वो सड़ी हुई बदबू अब बहुत तेज हो गई थी। गाड़ी के अंदर की ठंड इतनी बढ़ गई थी कि हमारे मुंह से भाप निकल रही थी। मेरे बगल में बैठा विक्की कांप रहा था। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसके गले से बस एक घबराई हुई सी आवाज आ रही थी। मोहित, जो आगे की सीट पर बैठा था, उसे हमारी इस हालत पर हैरानी हुई। उसने हम दोनों का उतरा हुआ चेहरा देखा। वो घबरा गया। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? पीछे क्या है? उसने पूछा, और यह कहकर वो सीधा पीछे की तरफ मुड़ा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मोहित ने मुड़कर देखा, मेरे और विक्की के बीच की सीट खाली थी। वहां कोई नहीं था। वो बदबू, वो ठंड, सब एक पल में गायब हो गया था। मोहित ने हैरानी से कहा, क्या मजाक है? तुम दोनों ने मेरी जान निकाल दी थी। वहां कोई नहीं है। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मेरी आवाज कांप रही थी। मेरे आंसू बहने लगे थे। मैं जानता था मैंने क्या देखा था। नहीं मोहित, मैंने रोते हुए कहा। वहां नहीं, शीशे में देख, ऊपर शीशे में। साहिल, जो अब तक पागलों की तरह गाड़ी भगा रहा था, उसने हमारी यह बात सुन ली थी। उसने हमारी घबराई हुई आवाजें सुनी। उसकी आंखें घबराहट में उस ऊपर लगे शीशे, रियर व्यू मिरर की तरफ उठी। दोस्तों, जिस पल साहिल की नजर उस शीशे पर पड़ी, वो जोर से चीख पड़ा। एक ऐसी चीख जिसमें सिर्फ खौफ था, सिर्फ दर्द था। वो तरुण को देख सकता था। हम सब उसे शीशे में देख सकते थे। वो अभी भी वहीं बैठा था, हमें घूर रहा था और मुस्कुरा रहा था। गाड़ी हाईवे पर बुरी तरह से लहरा गई। साहिल पागलों की तरह स्टीयरिंग व्हील को झटकने लगा। वो चीख रहा था, नहीं, ये झूठ है। निकलो, मेरी गाड़ी से बाहर निकलो, चले जाओ। और तभी हम सब ने वो आवाज सुनी। वो तरुण की आवाज थी, लेकिन वो आवाज किसी के मुंह से नहीं आ रही थी। वो आवाज जैसे गाड़ी के अंदर हर तरफ से, हमारे दिमाग के अंदर से आ रही थी। एक ठंडी बेजान सी फुसफुसाहट। कहां जाओगे दोस्तों? हम सब डर के मारे जम गए। हम हिल भी नहीं पा रहे थे। मुझे वहां अकेला छोड़ आए, उस आवाज ने फिर कहा। साहिल जोर जोर से रो रहा था। वो गाड़ी चलाते चलाते ही अपने हाथ पीछे की तरफ झटक रहा था, जैसे वो उस चीज को मारकर भगाना चाहता हो जो वहां थी ही नहीं। माफ कर दे भाई, माफ कर दे, हमें जाने दे प्लीज, साहिल चीख रहा था। मोहित सामने से चिल्लाया, साहिल होश में आ, सामने देख। साहिल, गाड़ी रोक, तू हमें मार डालेगा, सामने देख। लेकिन साहिल अब किसी की नहीं सुन रहा था। वो पूरी तरह से अपने होश खो चुका था। वो बस स्टीयरिंग व्हील को पकड़े रो रहा था और पीछे हाथ झटक रहा था। तभी वो आवाज फिर से आई, और इस बार वो आवाज सिर्फ साहिल से बात कर रही थी। तुम मुझे बचा सकते थे साहिल। तुमने मेरी चीख सुनी थी, तुम सब ने सुनी थी, पर तुम भाग गए। बस इतना सुनना था कि साहिल का बचा खुचा काबू भी खत्म हो गया। वो समझ गया था कि यह प्रेत उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो दोनों हाथों से अपने कान पीटते हुए जोर से चिल्लाया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे कुछ नहीं सुनना। उसने अपने दोनों हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से हटा लिए थे। गाड़ी उस वक्त 120 से भी ज्यादा की रफ्तार पर थी। मोहित यह देखकर घबरा गया। वो समझ गया था कि अब क्या होने वाला है। उसने साहिल को धक्का देकर खुद स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने की कोशिश की। साहिल नहीं, मोहित जोर से चिल्लाया।
लेकिन गाड़ी उस वक्त बहुत तेज रफ्तार में थी। जैसे ही गाड़ी से साहिल का हाथ हटा और मोहित ने उसे पकड़ने की कोशिश की, गाड़ी का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। गाड़ी हाईवे से उतरी, सड़क के किनारे लगी लोहे की रेलिंग की तरफ बढ़ी। मुझे बस मोहित की आखिरी चीख सुनाई दी। गाड़ी ने उस रेलिंग को किसी कागज की तरह तोड़ दिया और नीचे नीचे हाईवे के किनारे बनी गहरी खाई की तरफ पलट गई। मुझे बस कांच टूटने की जोरदार आवाज सुनाई दी, धातु के मुड़ने की चीख। दुनिया मेरी आंखों के सामने घूमने लगी और उसके बाद सब कुछ काला पड़ गया। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर बेहोश रहा। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सिर में एक भयानक दर्द हो रहा था। हर तरफ अंधेरा था, बस टूटे हुए शीशों से थोड़ी बहुत चांदनी अंदर आ रही थी। मेरी पूरी देह टूट रही थी, जैसे मेरी हर हड्डी टूट गई हो। गाड़ी औंधी पड़ी थी। हम एक खाई में गिर गए थे। मैंने घबराकर अपने दोस्तों को पुकारने की कोशिश की। मोहित, साहिल, विक्की। मेरी आवाज बहुत मुश्किल से निकली। मैंने अपने मोबाइल को टटोलने की कोशिश की, जो शायद मेरी जेब में ही था। किस्मत से वो मिल गया। उसकी स्क्रीन टूट गई थी, लेकिन फ्लैशलाइट अभी भी काम कर रही थी। मैंने कांपते हाथों से लाइट जलाई। दोस्तों, जो मैंने देखा, काश मैं उसी बेहोशी में मर गया होता। साहिल, जो गाड़ी चला रहा था, वो स्टीयरिंग व्हील से टकराकर उसका सिर, वो मंजर में बयान नहीं कर सकता। वो जा चुका था, वो मर चुका था। मैंने लाइट को विक्की की तरफ घुमाया। वो मेरे बगल में गाड़ी की छत से, जो अब नीचे थी, चिपका पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो खाली थी। वो भी जा चुका था। मैं रोने लगा। मेरे दो दोस्त मेरी आंखों के सामने मर चुके थे। तभी मुझे एक धीमी सी कराहने की आवाज आई, मोहित! मैंने लाइट को आगे की सीट की तरफ घुमाया। मोहित वहीं फंसा हुआ था। वो जिंदा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पैर शायद डैशबोर्ड में फंस गए थे। वो मुझे देखकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। मेरे कंधे में बहुत दर्द था, शायद हड्डी टूट गई थी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैंने टूटी हुई खिड़की से खुद को घसीट कर बाहर निकाला। मैं गाड़ी के बाहर खाई में जमीन पर गिर गया। खाई ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन पथरीली थी। मैंने वापस मोहित को आवाज दी, मोहित, हिम्मत रख, मैं तुझे निकालता हूं। मैं वापस गाड़ी के पास गया और किसी तरह मोहित को भी खींचकर बाहर निकाला। वो दर्द से चीख पड़ा। हम दोनों उस टूटी फूटी गाड़ी के पास पड़े थे। हम जिंदा थे, लेकिन बुरी तरह जख्मी थे। साहिल और विक्की, हम उन्हें खो चुके थे। तभी मोहित ने मेरी तरफ नहीं, बल्कि मुझसे थोड़ा आगे अंधेरे में देखा। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो फुसफुसाया, रोहन, वो देख। मैंने अपने मोबाइल की कांपती हुई लाइट को उस तरफ घुमाया जहां मोहित इशारा कर रहा था। दोस्तों, हम जिस खाई में गिरे थे, वो कोई आम खाई नहीं थी। वो खाई का रास्ता सीधे नीचे जाकर उसी भूतिया गांव की गली में खुलता था। हम भागे नहीं थे, हमें वापस लाया गया था। और उस गली के मुहाने पर वो खड़ी थी, वही लड़की, वही चुड़ैल, और उसके साथ तरुण खड़ा था, वैसे ही मुस्कुराता हुआ। हमें अपने पीछे ऊपर हाईवे की तरफ से बहुत से लोगों के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा। वो सारे प्रेत, वो सारी परछाइयां खाई के किनारे पर खड़ी हमें ही देख रही थी। हम चारों तरफ से घिर चुके थे। नीचे वो चुड़ैल थी और ऊपर वो प्रेत। दोस्तों, हम दोनों उस खाई में जख्मी पड़े थे। हमारे दो दोस्तों की लाशें हमसे कुछ ही कदम दूर गाड़ी के मलबे में फंसी थीं और हम चारों तरफ से घिर चुके थे। नीचे उस गांव की गली के मुहाने पर वो चुड़ैल और तरुण हमें घूर रहे थे। वो हिल नहीं रहे थे, बस खड़े थे। और ऊपर हाईवे पर जहां से हम गिरे थे, वो पूरा का पूरा गांव, वो सारे प्रेत खामोशी से खड़े हमें देख रहे थे। माहौल में एक भयानक सन्नाटा था। सिर्फ हमारी हांफने की और दर्द से कराहने की आवाज आ रही थी। मैं जानता था यह हमारा आखिरी वक्त था। हम इतनी दूर भागकर भी वापस वहीं आ गए थे। वो हमें जाने नहीं देना चाहते थे। मोहित ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे उसने मान लिया हो कि अब सब खत्म हो चुका है। उसने मेरी जख्मी बाह को पकड़ा और कहा, रोहन, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मोहित, मैंने रोते हुए कहा, ये क्या कह रहा है? हम बच जाएंगे।
नहीं, उसने मेरी बात काट दी। हम नहीं बचेंगे। और तभी ऊपर जो प्रेत खड़े थे वो हिलने लगे। वो धीरे धीरे उस खाई की ढलान से नीचे उतरने लगे और नीचे से वो चुड़ैल और तरुण भी धीरे धीरे ऊपर हमारी तरफ बढ़ने लगे। वो जाल बंद हो रहा था। मोहित, हमें कुछ करना होगा, मैं चिल्लाया। हाँ, मोहित ने कहा, तू भाग ऊपर हाईवे की तरफ। मैं इन्हें रोकता हूं। क्या? मैंने हैरानी से कहा। पागल हो गया है? मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। हम साथ में। कोई साथ में नहीं जाएगा, मोहित जोर से चिल्लाया। मेरे पैर टूट चुके हैं रोहन, मैं हिल भी नहीं सकता। एक को तो जिंदा रहना होगा, दुनिया को बताने के लिए कि हमारे साथ क्या हुआ। मेरी बात मान, भाग। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मोहित ने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर मुझे ऊपर हाईवे की तरफ जोर से धक्का दे दिया। भाग रोहन, और पीछे मुड़कर मत देखना, कभी मत देखना। मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने उठकर वापस देखा तो वो सारे प्रेत खाई में नीचे उतरने लगे थे। वो चुड़ैल और तरुण, वो दोनों मोहित की तरफ बढ़ रहे थे। मोहित जमीन पर पड़ा था, लेकिन वो डरा हुआ नहीं था। उसने जमीन से एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया था। वो उन पर चिल्ला रहा था, आओ, हिम्मत है तो आओ। मैंने मोहित की आखिरी चीख सुनी। दोस्तों, वो चीख सुनकर मैं पागल हो गया। मेरे अंदर जितनी भी जान बची थी मैंने उसे समेटा। मेरा जख्मी कंधा बुरी तरह से दर्द कर रहा था, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैं उस खाई से ऊपर हाईवे की तरफ चढ़ने लगा। मेरे पीछे उन प्रेतों का शोर था, मोहित की चीखें थीं, तरुण का वो भयानक हंसना था। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे मोहित का वादा याद था। वो आवाजें मेरा पीछा कर रही थीं। रुक जा रोहन, हमें छोड़कर कहां जा रहा है? हम सब अब साथ रहेंगे। वो साहिल, विक्की और तरुण तीनों की आवाजें थीं, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं बस चढ़ता रहा। मैं रोता हुआ, हांफता हुआ, किसी तरह घिसटता हुआ उस खाई से बाहर निकला और हाईवे की पक्की सड़क पर आकर बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अस्पताल में था। सूरज की तेज रोशनी मेरी आंखों में पड़ रही थी। मुझे बाद में पता चला कि सुबह एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे हाईवे पर टूटी हुई रेलिंग के पास बेहोश पाया था। पुलिस ने मुझसे बहुत सवाल किए। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। उस गांव के बारे में, उस लड़की के बारे में, तरुण के बारे में, साहिल, विक्की और मोहित के बारे में। उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि मैं हादसे के सदमे में अपना दिमागी संतुलन खो बैठा हूं। पुलिस को उस खाई में हमारी गाड़ी का मलबा मिला। उन्हें साहिल और विक्की की लाशें भी गाड़ी से मिल गईं। लेकिन दोस्तों, उन्हें मोहित का या तरुण का कोई सुराग नहीं मिला, जैसे वो दोनों कभी उस गाड़ी में थे ही नहीं। खाई में हर जगह ढूंढा गया, लेकिन मोहित का शरीर वो कभी नहीं मिला। मैं उस हादसे में अकेला जिंदा बचा था। आज इस बात को कई साल हो गए हैं। मैं अपनी जिंदगी में वापस लौटने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन वो रात मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आज भी जब कभी मैं रात में अकेला होता हूं, मुझे तरुण की वो खाली आंखें और वो भयानक मुस्कान याद आ जाती है, और मुझे वो आवाज सुनाई देती है, कहां जाओगे दोस्तों? तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई।